वाराणसी के सिविल कोर्ट ने ज्ञान वापी मस्जिद से जुड़े एक मामले में मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया है। मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि ज्ञान वापी परिसर का कब्जा हिंदुओं को सौंपने समेत 3 मांगों से जुड़ा मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है, इसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया कि मुकदमा सुनने योग्य है। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन की पत्नी किरण सिंह विसेन ने मांग की थी कि ज्ञान वापी परिसर में मुस्लिम पक्ष का प्रवेश प्रतिबंधित हो, ज्ञान वापी परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए और ज्ञान वापी परिसर में मिले ज्योतिर्लिंग की नियमित पूजा पाठ करने दी जाए। इस याचिका पर अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने अकोला में मीडिया के सामने एक चिट्ठी दिखाई और कहा कि सावरकर ने ये चिट्ठी अंग्रेजों को लिखी थी। राहुल ने कहा कि चिट्ठी में सावरकर ने खुद को अंग्रेजों का नौकर बने रहने की बात कही थी, साथ ही डरकर माफी भी मांगी थी। गांधी नेहरू ने ऐसा नहीं किया, इसीलिए वो सालों तक जेल में रहे। राहुल के बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आपत्ति जताई है। वहीं पिछली सरकार ने कांग्रेस के सहयोग से राज्य के मुख्यमंत्री रहे उद्धव ठाकरे ने राहुल के बयान से असहमति जताई और सावरकर को भारत रत्न की मांग की। इस बीच सावरकर के पोते रणजीत सावरकर ने मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की शिकायत की है। राहुल के बयान पर बीजेपी ने महाराष्ट्र में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी किया। कल से बीजेपी गुजरात में अपना प्रचार अभियान तेज करेगी। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कल 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। साथ ही कल से केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों का भी प्रचार शुरू होगा। उधर कांग्रेस ने गुजरात को लेकर बीजेपी पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। दिग्विजय सिंह ने मोरबी हादसे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। इस बीच खबर फैली कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को अज्ञात जगह पर रखा गया है ताकि वो नामांकन वापस न ले सके, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसे अफवाह बताया और कहा कि उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट पर उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव को मनाने की कवायद में जुटे हैं। इसी क्रम में उन्होंने सैफई में शिवपाल यादव से मुलाकात की। इस दौरान डिम्पल यादव भी उनके साथ रहीं। गौरतलब है कि डिम्पल के नामांकन में शिवपाल यादव शामिल नहीं हुए थे, लेकिन बुधवार को शिवपाल ने डिम्पल के समर्थन का ऐलान किया। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने शिवपाल के करीबी रहे रघुराज सिंह शाक्य को टिकट दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के केक काटने पर सियासत गर्मा गई। मंदिर की तरह दिखने वाला केक काटने को बीजेपी ने हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ बताया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेसी बगुला भगत हैं और उन्हें भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। वहीं एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ की तुलना औरंगजेब से कर डाली। उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया और पूछा कि इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। कमलनाथ के केक काटने का वीडियो छिंदवाड़ा का है। अवैध खनन घोटाले में ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में पूछताछ की। पूछताछ से पहले हेमंत सोरेन ने ईडी, केंद्र सरकार और राज्यपाल पर निशाना साधा। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया और कहा कि ऐसे समन भेजे जा रहे हैं जैसे मैं देश छोड़ने वाला हूं। सोरेन ने केंद्र सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। राज्यपाल को घेरते हुए उन्होंने कहा कि वो साजिश रचने वालों का साथ दे रहे हैं। सोरेन ने कहा कि 1000 करोड़ के घोटाले की जो बात आ रही है वो कहीं से भी संभव नहीं लगता। 1000 करोड़ के घोटाले का जिक्र आया है, इसका आधार कैसे बना ये समझ से परे है। बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के घर और ऑफिस पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग साकार बिल्डर की तलाश कर रहा है। इस ग्रुप के प्रमोटर और शीर्ष अधिकारियों की तलाश की जा रही है। साकार ग्रुप के प्रमोटर बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। समीर महासेठ बिहार के मधुबनी जिले के मूल निवासी हैं। इनके पिता राजकुमार महासेठ कई बार विधायक रहे और मंत्री भी बने थे। राजनीति के साथ व्यवसायिक घराने के रूप में पहचान है। समीर महासेठ खुद भी 2 बार विधायक रहने के बाद इस बार महागठबंधन सरकार बनने पर मंत्री बनाए गए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को अभी जेल में ही रहना होगा। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सत्येंद्र जैन के अलावा कोर्ट ने बाकी 2 अभियुक्तों अंकुश जैन और वैभव जैन की जमानत याचिका भी रद्द कर दी है। याचिका खारिज होने के बाद सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि वो दिल्ली हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती देंगे। इससे पहले कोर्ट ने 10 नवंबर को सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सत्येंद्र जैन को 30 मई को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 12 जून से वो जेल में है।
पशु तस्करी घोटाले में पहले से जेल में बंद टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को अब ईडी ने गिरफ्तार किया। जांच एजेंसी अनुव्रत मंडल से पूछताछ के लिए आसनसोल जेल पहुंची थी। टीएमसी नेता के जवाबों से संतुष्ट नहीं होने पर ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दरअसल अनुव्रत की बेटी सुकन्या ने कहा था कि उसके पिता अनुव्रत ही उन सभी वित्तीय खातों और लेन देन से अवगत थे जिनके बारे में उससे पूछताछ की गई। ईडी ने घोटाले के सिलसिले में सुकन्या मंडल से दिल्ली स्थित अपने कार्यालय में पहले ही पूछताछ की थी। अनुव्रत मंडल टीएमसी के बीरभूम जिले के अध्यक्ष हैं। उन्हें सीबीआई ने अगस्त में पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार किया था। पिछले 4 दिनों से हमारे देश के हर परिवार में दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड की चर्चा हो रही है और लोग इस दिल दहला देने वाली घटना को लेकर बहुत सख्ते में है, हैरानी में है। और आज हमारे देश के हर परिवार में मां और बेटी के बीच यही बातचीत चल रही है। हर मां अपनी बेटी को लेकर परेशान है। हर मां अपनी बेटी से यह पूछ रही है कि क्या तुम्हारे जीवन में आफताब जैसा कोई लड़का तो नहीं। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे ही देश का एक खास वर्ग ऐसा है जो श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े करने पर आफताब के लिए ना तो सिर्फ तालियां बजा रहा है, ना सिर्फ तालियां बजा रहा है, बल्कि यह भी कह रहा है कि उसे इस हिंदू लड़की की हत्या की खबर सुनकर इन लोगों को बड़ा मजा आया। यानी जिस घटना ने पूरे देश को दहला दिया, उस घटना पर हमारे ही देश के कुछ खास लोग जश्न मना रहे हैं। और ये जश्न कहीं और नहीं बल्कि आफताब के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर मनाया जा रहा है। आज हमारी टीम ने आफताब के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की। हमने देखा वहां जाकर कि आफताब के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पर क्या क्या एक्टिविटीज हैं, लोग क्या लिख रहे हैं। और हमने ये देखा कि इस घटना के बाद लोग आफताब के प्रोफाइल पर क्या क्या लिख रहे हैं। और इस दौरान हमें जो बातें पता चली उन पर शायद आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली चीज हमने जो देखी वो ये कि आफताब की गिरफ्तारी के बाद से हजारों लोग उसके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने कमेंट्स लिख रहे हैं। और यह बात जानकर आपको और भी आश्चर्य होगा कि आफताब ने फूड ब्लॉगिंग के लिए इंस्टाग्राम पर जो अपना अलग अकाउंट बनाया था उसके फॉलोअर्स की संख्या में पिछले 5 दिनों में जबरदस्त वृद्धि हुई है। यानी आफताब के फॉलोअर्स लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 5 दिनों में उसके फॉलोअर्स की संख्या बढ़कर लगभग 30,000 हो गई है। सोचिए ये कौन से लोग हैं जो इस घटना के बाद आफताब को उसके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं। और इसके अलावा आफताब का जो फेसबुक अकाउंट है उस पर जो तस्वीरें पोस्ट की गई थी आफताब द्वारा, उन पर भी हजारों लोग अब कमेंट्स लिखकर इस घटना पर खुशी जता रहे। देखो, आप देखिए, आज मैं उन सब का एक प्रिंट आउट आपके सामने लेकर आया हूं और इनमें क्या लिखा है आपको पढ़कर बताता हूं। जैसे इसमें आतिफ नाम के एक शख्स ने लिखा है कि आफताब ने श्रद्धा की आत्मा को परमात्मा से मिला दिया, ये इसमें लिखा है। दानिश नाम का एक और यूजर लिखता है कि भाई बहुत अच्छा किया, मजा आ गया सुनकर। और शायान खान नाम का एक और व्यक्ति ऐसी बातें लिख रहा है जो कहते हुए भी बड़ा दुख होता है। यानी ये तमाम लोग श्रद्धा की मौत का जश्न मना रहे हैं और इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात हमारे देश के लिए और हमारे समाज के लिए कुछ हो नहीं सकती। ये हमने आपको सिर्फ कुछ रिएक्शंस पढ़कर सुनाए हैं। आज बड़ी संख्या में हमने देखा कि आफताब के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बहुत एक्टिविटी है, लोग जा रहे हैं, लिख रहे हैं और कई तो इतनी आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं कि हम आपको पढ़कर ना तो सुना सकते हैं, सुनाना भी नहीं चाहिए। लेकिन यह बहुत ही दुखद बात है। इस हत्याकांड को लेकर आज कई अहम जानकारियां भी हमें पता चली हैं, लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि हम जितना ज्यादा धर्मनिरपेक्ष होने की कोशिश करते हैं, हम जितना ज्यादा लोकतांत्रिक होने की कोशिश करते हैं, हमारे देश के कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें लोकतांत्रिक होने नहीं देते। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ नफरत का कारोबार करते हैं। हमारे देश में ऐसे लोग हैं आज भी जो खुलेआम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, सोशल मीडिया पर आफताब जैसे दरिंदे को भी अपना कहकर बुला रहे हैं, उसे भी कह रहे हैं कि आपने ठीक किया। और इस पूरे हत्याकांड ने एक वर्ग ऐसा है जिसे 2 हिस्सों में बांट दिया है, वो भी धर्म के नाम पर। और बहुत सारे लोग अब इसका जश्न मना रहे हैं। मैं बहुत कम बात कर रहा हूं, बहुत कम बोल रहा हूं, अपने आप को बहुत कंट्रोल करके बोल रहा हूं। जो हमें देखने को मिला वो तो इससे कहीं ज्यादा है।
अब आपको बताते हैं कि आज के नए अपडेट्स क्या हैं और जैसे जैसे इस केस के बारे में नई नई जानकारियां मिल रही हैं वैसे वैसे हैरानी और बढ़ती जा रही है। जैसे आफताब ने श्रद्धा के खून से सने जिन कपड़ों को नगर निगम की जिस गाड़ी में फेंक दिया था, उस गाड़ी की पहचान अब पुलिस ने कर ली है और पुलिस ने ऐसे स्थानों की भी जानकारी जुटा ली है जहां इस गाड़ी से रोजाना कचरा ले जाकर फेंका जाता था। अब इन दोनों स्थानों पर श्रद्धा के कपड़ों की पहचान के लिए एक सर्च अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली पुलिस की एक टीम आज फिर से उस जंगल में पहुंची जहां आफताब ने श्रद्धा की लाश के टुकड़े लगातार 18 दिनों तक फेंके थे और पुलिस का कहना है कि उसे श्रद्धा की लाश के 13 से ज्यादा टुकड़े अब मिल चुके हैं, लेकिन पुलिस को सिर अब भी नहीं मिला है और सिर का मिलना बड़ा जरूरी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आफताब ने पूछताछ में यह कबूल किया है कि उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के बाद उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे को यानी उसके सिर को जला दिया है और जलाकर नष्ट कर दिया है। बड़ी बात यह है, इसलिए अब आस्था का सिर पुलिस को कभी नहीं मिलेगा क्योंकि आफताब ने उसे जला दिया था, ऐसा आफताब ने आज बताया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस को अब तक श्रद्धा का मोबाइल फोन और हत्या में इस्तेमाल होने वाला हथियार नहीं मिला है और पुलिस इनकी तलाश में इस समय भी लगातार काम कर रही है। एक और अपडेट यह है कि फोरेंसिक टीम को आफताब के फ्लैट में सिर्फ एक जगह खून के निशान मिले हैं और वो जगह है किचन। पुलिस का कहना है कि आफताब ने इस फ्लैट की बाकी सभी जगहों से खून के निशान मिटा दिए थे और इसके लिए उसने जिस वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल किया वो उसने ऑनलाइन ऑर्डर करके खरीदा था। यह भी कहा जा रहा है कि आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने में 10 घंटे का समय लगाया और इस दौरान वो लगातार शराब पीता रहा, सिगरेट पीता रहा और हैरानी की बात यह है कि हत्या वाले दिन उसने जब ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया तो उसने 2 लोगों का खाना मंगवाया, एक का नहीं मंगवाया। तो सोचिए, एक तरफ वो 10 घंटे तक श्रद्धा के शरीर के टुकड़े टुकड़े करता रहा, दूसरी तरफ शराब भी पीता रहा, साथ साथ सिगरेट पीता रहा और साथ ही उसने खाना भी मंगवाया अपने लिए। यह सब कुछ साथ साथ चल रहा है। पुलिस अब आफताब को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में उन स्थानों पर लेकर जाएगी जहां वो श्रद्धा के साथ दिल्ली आने से पहले वेकेशन के लिए गया था, घूमने के लिए गया था। एक और अपडेट यह है कि पुलिस को आफताब का नार्को टेस्ट कराने की अदालत से मंजूरी मिल गई है और आफताब ने भी इस टेस्ट के लिए अपनी सहमति दे दी है। इसके अलावा कोर्ट में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफताब को पेश किया गया और उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। तो पुलिस के पास अभी 5 दिन और हैं उससे पूरी जानकारी निकलवाने के लिए, सारे सबूत इकट्ठा करने के लिए। आपने देखा होगा जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हमारा समाज इसके खिलाफ संगठित होकर खड़ा हो जाता है। यह हमारे समाज की अच्छी बात है। और आपने नोट किया होगा कि निर्भया गैंगरेप के दौरान भी ऐसा ही हुआ था, जब लोग सड़कों पर आ गए थे, प्रोटेस्ट करने लगे थे, कैंडल मार्च निकाल रहे थे और ये वो लोग थे जिन्हें किसी ने कहा नहीं था आने के लिए। लोग स्वेच्छा से सड़कों पर उतर रहे थे और तब हमें ऐसा लगा था कि निर्भया जो निर्भया कांड हुआ है, इसके बाद हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऐसे मामले रुक जाएंगे क्योंकि हमारा समाज जागृत हो चुका है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। थोड़े दिन की बात थी, थोड़े दिन टीवी वालों ने, मीडिया ने सब कुछ दिखाया, लोगों ने प्रोटेस्ट किए, थोड़े दिन लोगों को याद रहा और फिर हमारा समाज और हमारे लोग भूलते चले गए। इसके बाद देखिए आज क्या हुआ। आज अदालत में, आज जब दिल्ली की अदालत में इस मामले की सुनवाई हो रही थी तब वहां वकीलों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और वकीलों ने आफताब के लिए फांसी की सजा की मांग की। आज ये तस्वीरें आपको देखनी चाहिए दिल्ली की उसी अदालत की जहां पर आफताब का ये केस चल रहा है, सुनवाई चल रही है। फांसी दो, फांसी दो, जनता के हत्यारों को 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 फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जनता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, जनता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, जनता के हत्यारों। ये देखिए, इन सभी जगहों पर पुलिस ने
इन झाड़ियों को हटा हटा कर आप दूर तक अगर आप देखिए तो यहाँ पर पुलिस की टीम ने 4 घंटे आज जो मशक्कत की है, दरअसल पुलिस हर कीमत पे कोशिश कर रही है कि उसे एक तो श्रद्धा का सिर मिल जाए और दूसरा वो हथियार मिल जाए जिससे उसने शव के टुकड़े किए थे। और यही वजह है कि इस पूरे जंगल में लगातार वो काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, एक टीम तो यहाँ पे लगी है और आज जो पुलिस की टीम पहुंची थी उनकी संख्या काफी ज्यादा थी। हत्या, गला दबाकर उसके बाद 35 टुकड़ों में अपनी ही गर्लफ्रेंड को काटना और उसके बाद इन्हीं जंगलों में, यहाँ देखिए आप, ये पीछे मेरे आप देख रहे हैं मेहरौली का यही जंगल जहां पर उसने इन टुकड़ों को फेंका। इसके अलावा आपको दिखाया कि आज जब पुलिस यहाँ पहुंची तो इसको भी यहाँ पे डिस्कवर किया गया कि यहाँ एक नाला भी है। आप देखिए, ये अगर आकर ये शख्स क्या पता गुमराह करने के लिए हो सकता है शव के जो टुकड़े हैं वो यही फेंका हो, लेकिन अगर यहाँ फेंका है तो बड़ा मुश्किल है पुलिस के लिए उसे ढूंढ पाना, क्योंकि आप ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। प्लानिंग है वो प्लानिंग बहुत लंबी चली और अब वक्त भी देखिए बहुत ज्यादा हो चुका है इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिए हुए। उसको पूरा मौका मिल गया एक एक सबूतों को छिपाने के लिए, साफ करने के लिए, और इसीलिए मशक्कत भी अब पुलिस की जो है वो ज्यादा है, क्योंकि अब आपको तफ्तीश और तेजी से करनी होगी जब आपके पास बहुत सारी चीजें, जैसे सीसीटीवी तस्वीर अभी नहीं है आपके पास 6 महीने का क्योंकि वक्त हो गया है, उसके साथ ही साथ वो हथियार भी पुलिस ने अभी तक बरामद नहीं किया और ना मोबाइल फोन बरामद हुआ। रात को 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इसलिए ऐसे मामलों में ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट होता है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होता है। पुलिस लोकेशन इस्टेब्लिश करती है, फिर लोकेशन पे आरोपी को इस्टेब्लिश करती है और उसके बाद कोर्ट में वो तमाम सबूत पेश करती है। इस मामले में भी पुलिस इसी तरीके से आगे चल रही है और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण सबूत साबित हो सकता है, जिसका पुलिस को अभी फिलहाल इंतजार है, वो है डीएनए रिपोर्ट का, क्योंकि जो भी हड्डियां बरामद हुई हैं छतरपुर मेहरौली के जंगलों से, वो पुलिस ने पूरी रिकॉर्डिंग करवाई है कि किस तरीके से आफताब खुद पुलिस को लेकर के गया और उसने उन सभी जगहों की पहचान की और वहीं से पुलिस ने उन हड्डियों को बरामद किया। और आज उसी मेहरौली इलाके में जहां आफताब और श्रद्धा रहते थे, जहां यह हत्या हुई है, आज दिल्ली की जो जनता है वो सड़कों पर निकली। मेहरौली के इसी इलाके में श्रद्धा के लिए इंसाफ मांगने के लिए वहां पर एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया है। उसी की तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे लोगों को पता चल रहा है इस घटना के बारे में, जैसा हम आपको बता रहे थे कि देश भर के लोग हैरान हैं। इनमें से कोई भी श्रद्धा को निजी रूप से जानता नहीं था, लेकिन देश का हर परिवार आज बहुत चिंतित है। देश के हर परिवार में, हर घर में इस हत्याकांड के बारे में बात हो रही है। खास तौर पर जो माएँ हैं वो अपनी बेटियों को लेकर बहुत चिंतित हैं। और हमने आपको ये भी बताया कि बहुत सारे लोग इस पर भी धर्म का कार्ड खेल रहे हैं और इसे एक धार्मिक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। आज मौलाना तौकीर रजा, जो कि एक धार्मिक धर्मगुरु भी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उन्होंने भी आज आफताब को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। जिनाकार की एक ही सजा है कि उसको जमीन में आधा गाड़ दो और पत्थरों से तब तक मारो जब तक उसकी मौत वाकई ना हो जाए। और मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से, हिंदुस्तान की अदलिया से भी ये मांग करता हूं कि ऐसी सजा एक बार देकर देखो, आफताब को वो सजा देकर देखो। आफताब की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद, सजा तय होने के बाद आफताब को हमारे हवाले करो। हम उसको सरेआम सजा देना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे देश का भी मुजरिम है और खास तौर से वो मुसलमानों का मुजरिम है। उसने मुसलमानों का सर झुकाने का काम किया है। एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर अभी हम थोड़ी देर के बाद आएंगे और वो विषय ये है कि आस्था के परिवार के बारे में तो आप सबने जान लिया होगा। मीडिया भी आस्था के परिवार, आस्था के घर पर जाकर डेरा डालकर बैठा हुआ है, लेकिन क्या कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आफताब का परिवार कहां है? माफ कीजिएगा, मैंने आस्था कह दिया, मैं श्रद्धा की बात कर रहा था। श्रद्धा के परिवार के बारे में तो सब जानना चाहते हैं और सबने जान भी लिया, लेकिन आफताब का परिवार कहां है? आफताब का परिवार सामने क्यों नहीं आ रहा और आफताब का परिवार आफताब के लिए माफी क्यों नहीं मांग रहा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर हम लौटेंगे।
लेकिन एक और मामला है। इस मामले में अब ऑनलाइन डेटिंग एप्स को लेकर भी बहुत सारी चौंकाने वाली नई नई जानकारियां आ रही हैं। आफताब से हुई पूछताछ के दौरान यह पता चला कि वो अलग अलग कंपनियों के 5 से 6 ऑनलाइन डेटिंग एप्स का इस्तेमाल करता था और हर डेटिंग ऐप पर उसकी अलग अलग लड़कियों से बातचीत होती थी। अलग अलग लड़कियों को दोस्त बनाता था अलग अलग ऐप्स पर जाकर। पुलिस को शक है कि आफताब इस तरह के ऐप्स के जरिए लगभग 20 लड़कियों के संपर्क में था, जिनमें से कुछ लड़कियों को वो इसी मकान में, इसी किराए के फ्लैट पर लेकर भी आया था। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि आफताब जब भी अपने मोबाइल फोन में कोई नया डेटिंग ऐप इंस्टॉल करता था, तब वो इसके लिए नए सिम कार्ड का इस्तेमाल करता था। यानी उसने इन डेटिंग ऐप्स पर जितने भी अकाउंट बनाए, उन सभी के लिए उसने जो नंबर यूज किया वो अलग अलग नंबर थे। और बड़ी बात यह है कि सारे सिम कार्ड्स उसने अपने ही नाम पर लिए और अब पुलिस इनकी जांच के लिए उन तमाम टेलीकॉम कंपनियों से संपर्क कर रही है। इसके अलावा पुलिस ने यह भी बताया कि आफताब के जिस मोबाइल फोन में ये सारे ऑनलाइन डेटिंग एप्स इंस्टॉल्ड थे, उस फोन को उसने श्रद्धा की हत्या करने के बाद एक ऑनलाइन ऐप के जरिए बेच दिया था। और पुलिस अब इस फोन को सबूत के तौर पर हासिल करने के लिए इस कंपनी से भी संपर्क में है, जिस प्लेटफॉर्म पर उसने ये फोन बेचा है। अब आप सोचिए, जो लड़का एक समय में 5 से 6 डेटिंग एप्स का इस्तेमाल कर रहा था, जो दिन भर घंटों तक इन एप्स पर सिर्फ लड़कियों के प्रोफाइल देखता रहता था, उनसे बात करता था, दोस्ती करता था, उस लड़के की मानसिकता क्या रही होगी और उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। यहां एक बड़ा पॉइंट यह भी है कि इस तरह के ऐप्स पर जो सेवाएं, सर्विसेज होती हैं, वो मुफ्त में नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए एक सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ती है और वो 500 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक कुछ भी हो सकती है। यानी इस हिसाब से देखें तो ये लड़का एक बड़ी रकम इन डेटिंग एप्स पर खर्च कर रहा था, और वो भी तब जब इस लड़के के पास कोई नौकरी नहीं थी। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह लड़का बेरोजगार था, कोई नौकरी इसके पास नहीं थी, लेकिन इसके पास डेटिंग ऐप पर जाने का पैसा था। इसी साल मार्च और अप्रैल के महीने के बीच जब आफताब और श्रद्धा मुंबई से दिल्ली आए, तब दोनों के पास ही कोई नौकरी नहीं थी, दोनों ही बेरोजगार थे। और 18 मई को भी जब आफताब ने श्रद्धा की हत्या की, तब वो नौकरी की तलाश कर ही रहा था, तब भी नौकरी नहीं मिली थी। पुलिस के मुताबिक दिल्ली आने के बाद आफताब को सिर्फ एक बार नौकरी मिली, और यह नौकरी भी वो ज्यादा दिन तक नहीं कर पाया। वो दिल्ली के पास गुरुग्राम के एक कॉल सेंटर में काम करने लगा, और इस नौकरी को ज्वाइन करने के बाद जब आफताब ने बिना बताए लगातार 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली, तो यहां से भी उसे निकाल दिया गया। और इसके बाद आफताब के पास ना तो नौकरी थी और ना ही उसके पास कोई पैसा बचा, और उसने श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके बैंक अकाउंट से भी 54,000 रुपए निकाले। सोचने वाली बात यह है कि जो लड़का इतनी सारी चीजों से गुजर रहा था, जिसके पास नौकरी नहीं है, वो लड़का एक साथ कई डेटिंग एप्स पर अपने अकाउंट्स बनाकर लड़कियों से बातें कर रहा था और उन्हें अपने उसी घर पर लेकर आता था जहां उसने श्रद्धा की लाश के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में छिपा कर रखा था। और यह लड़का बेरोजगार है। वैसे सोशल मीडिया की तरह ऑनलाइन डेटिंग एप्स को लेकर भी हमारे देश में कोई स्पष्ट कानून नहीं है, और यही वजह है कि आज इन एप्स का इस्तेमाल करने वाले हर 10 में से 9 यूजर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 16 से 25 साल के बीच है। इन लोगों के पास किसी और चीज के लिए भले ही पैसा ना हो, नौकरी भी ना हो, लेकिन ये डेटिंग एप्स पर अच्छा खासा पैसा भी लगाते हैं और अपना समय भी बिताते हैं, और फिर ये शिकायत करते हैं कि इस देश में हमारे लिए नौकरी नहीं है। इसलिए आज हम आपसे यही कहेंगे कि आपको भी ये देखना चाहिए कि कहीं आपका बच्चा भी इन एप्स का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, आपके घर में जो लोग हैं, कहीं जो युवा हैं, वो इन एप्स का शिकार तो नहीं हो रहे। और बड़ी बात यह है आज जो हम आपसे बार बार ये कह रहे हैं कि बच्चों पर नजर रखिए। मां और बेटियों के बीच तो इस घटना के बाद लगातार संवाद हो ही रहा है, लेकिन क्या आपको यह भी नहीं देखना चाहिए कि आपके घर में जो लड़का है वो क्या कर रहा है? लड़की पर तो हमारे समाज में हर बार नजर रखी जाती है, लड़की क्या कर रही है उस पर नजर रखी जाती है, लेकिन लड़का क्या कर रहा है उस पर कौन नजर रखेगा? इस समाज में जो आफताब जैसे लड़के हैं उन पर कौन लगाम लगाएगा, यह भी सोचने की बात है। आज महाराष्ट्र के पालघर में शिवसेना की एक नेता ने
श्रद्धा के पिता से जाकर मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने बताया कि आफताब पैसे के लिए श्रद्धा के साथ था और श्रद्धा के पिता का भी यही कहना है कि आफताब को ड्रग्स की आदत थी, यानी वो एक ड्रग एडिक्ट भी था। हालांकि यहां बड़ा सवाल यह भी है कि आज सारा मीडिया और हमारे देश के ज्यादातर नेता श्रद्धा के परिवार को ढूंढ रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं श्रद्धा का परिवार कहां रहता है, क्या करता है, लेकिन कोई भी आफताब के परिवार को नहीं ढूंढ रहा। आफताब का परिवार फरार है, किसी को नहीं पता वो कहां है। आपको याद होगा कल ही हमने आपको लखनऊ की भी एक घटना के बारे में बताया था, जहां 21 साल के सूफियान ने धर्म परिवर्तन नहीं करने पर 19 साल की निधि गुप्ता को चौथी मंजिल से नीचे फेंककर उसकी हत्या कर दी थी। और अगर आप इन दोनों मामलों को ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी समानताएं हैं। पहली समानता तो यह है कि इन दोनों ही मामलों में इन लड़कों के माता पिता ने उनका विरोध करने की बजाय, उन्हें समझाने की बजाय उनका समर्थन किया और कहा कि हमारे लड़के बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। आफताब ने जिस विभत्स तरीके से श्रद्धा की हत्या की, उसकी लाश को 35 टुकड़ों में काट दिया, उसके बाद उसके परिवार को सबके सामने आकर उसके इस अपराध का विरोध करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि वो इस अपराध में अपने बेटे के साथ नहीं है और उनके बेटे को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उन्होंने आफताब का न सिर्फ साथ दिया है अभी तक, बल्कि ये पूरा मामला सामने आने से पहले ही वो मुंबई में अपने घर पर ताला लगाकर वहां से फरार हो गए। सोचिए, आज अगर आफताब के माता पिता खुद उसके अपराध के लिए उसे सजा दिलाने की मांग करते तो इससे समाज में कितना बड़ा संदेश जाता। आफताब की तरह सूफियान के माता पिता ने भी उसका कोई विरोध नहीं किया, बल्कि सूफियान के माता पिता तो यह कह रहे थे कि अगर उनका लड़का निधि गुप्ता से शादी करना चाहता है और उसका इसके लिए निधि का धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो इसमें गलत क्या है। यानी इन दोनों ही मामलों में आरोपियों के माता पिता ने उनका समर्थन करके समाज के सामने एक गलत मिसाल पेश की और इससे पता चलता है कि इन दोनों लड़कों की परवरिश किन हालात में हुई है, किन संस्कारों के साथ हुई है। जब से ये सारी खबरें आई हैं, तब से हमारे देश की जो माएं हैं वो अपनी बेटियों को लेकर बहुत चिंतित हैं और वो उनसे लगातार पूछ रही हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा। लेकिन हमारा सवाल यह है, क्या ये समस्या सिर्फ लड़कियों की है? क्या सिर्फ लड़कियों के परिवारों को ही चिंतित होने की आवश्यकता है? हमारे देश के लोग आज भी लड़कियों को लेकर ही चिंतित हैं, लेकिन कोई भी लड़कों से सवाल नहीं कर रहा, ना ही उनसे यह पूछ रहा है कि वो दिन भर कहां रहते हैं, रात भर कहां जाते हैं, क्या करते हैं, उनके दोस्त कौन है, वो कहां पैसा खर्च कर रहे हैं, किस डेटिंग ऐप पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपने माता पिता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। हो सकता है कि आज लड़का किसी परिवार को नष्ट कर रहा हो, जैसा आफताब ने किया। इसलिए यह मत सोचिए कि यह समस्या सिर्फ लड़कियों की है, बल्कि अब हमारे समाज को और परिवारों को लड़कों से भी पूछताछ शुरू करनी चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। और आज आफताब के परिवार को भी आज हम ये अपील करना चाहते हैं आफताब के परिवार से कि उन्हें स्वेच्छा से बाहर आना चाहिए, समाज के सामने आना चाहिए और उन्हें पुलिस की मदद करनी चाहिए। भारत के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इस घटना पर आज एक बयान दिया है, वो भी आपको सुनवाते हैं। जो इस देश में जो हीनियस क्राइम होते हैं, रेप केस होते हैं, बच्चों का मर्डर होते हैं, महिलाओं के अगेंस्ट में यहाँ बहुत जो क्राइम्स या जो भी एट्रोसिटीज होते हैं, उसके खिलाफ हम लोगों ने स्पेशल कोर्ट्स बनाने का प्रावधान रखा और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और पॉक्सो एक्ट के तहत फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बनाने के लिए हमने पूरा रोड मैप तैयार किया और क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल लाए 2018 में। मैं खुद गृह राज्य मंत्री थे, मैंने ही इंट्रोड्यूस कराया था। मोदी जी का जो सोच को हमने पार्लियामेंट में बिल लेके आए, कानून बनाया। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर के बारे में बताते हैं और आपको राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर लेकर चलते हैं, जहां उन्होंने आज वीर सावरकर का माफीनामा हवा में लहराते हुए कहा कि सावरकर कायर थे और उन्होंने महात्मा गांधी, सरदार पटेल और पंडित नेहरू को धोखा दिया। आज हम आपको बताएंगे कि नेहरू और सावरकर में असली वीर कौन है, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का वो बयान सुन लीजिए जिसमें उन्होंने आज 15 साल तक काला पानी की यातनाएं झेलने वाले सावरकर को कायर बताया है। हमारा काम भारत जोड़ो यात्रा का काम है, हमें भारत को जोड़ना है। हम कन्याकुमारी से शुरू किए हैं
हम श्रीनगर तक जाएंगे और वहां पर हम तिरंगे को लहराएंगे। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है, तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। कागज पे साइन किया, उसका कारण क्या था? उसका कारण डर था। अगर वो डरते नहीं, वो इसको कभी नहीं साइन करते। और इस सिग्नेचर में धोखा था। जब उन्होंने ये साइन किया, वो हिंदुस्तान के जो सब नेता थे, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, उन सबको उन्होंने धोखा किया और उन्होंने उनको कहा कि देखो, तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें भी साइन कर देना चाहिए। तो ये दो विचारधाराएं हैं। ये कितना बड़ा विरोधाभास है कि एक तरफ तो राहुल गांधी भारत को जोड़ने की बातें कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो देश में सद्भावना लाना चाहते हैं, वो चाहते हैं लोग एक दूसरे से प्यार करें, वो चाहते हैं लोग एक दूसरे का सम्मान करें, लेकिन दूसरी तरफ वो वीर सावरकर को यात्रा के बीच में ही कायर बताने की कोशिश करते हैं और इस तरह से उनका माफीनामा लहराकर कहते हैं कि सावरकर ने इस देश को धोखा दिया है। आज हमारा एक सवाल है राहुल गांधी से, अगर वो वाकई में भारत को जोड़ना चाहते हैं, सद्भावना की बात करना चाहते हैं, तो फिर सावरकर को कायर बताकर और उनके खिलाफ इस तरह से एक जहर पैदा करके वो क्या साबित करना चाहते हैं? अगर वो भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं, उनकी भारत जोड़ो यात्रा अच्छी खासी चल रही है, उनका दावा है कि बहुत सारी भीड़ आ रही है, समाज में परिवर्तन आ रहा है, ऐसे समय में असल में उन्हें वीर सावरकर का मुद्दा छेड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि वो खुद प्यार की बात करते हैं, सद्भावना की बात कर रहे हैं, सम्मान की बात कर रहे हैं और वीर सावरकर की यह बात करके उन्होंने ये बता दिया कि वो भी बाकियों जैसे ही हैं और वो भी राजनीति ही कर रहे हैं। इसलिए आज हमारा ऐसा मानना है कि राहुल गांधी को अपनी भारत जोड़ो यात्रा में भारत को तोड़ने वाली ये बात नहीं करनी चाहिए थी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। वो अपना प्यार का संदेश देते, सद्भावना का संदेश देते, देश को जोड़ने का संदेश देते, सम्मान का संदेश देते और अगर वो ये संदेश देना चाहते हैं तो उसमें इस तरह की राजनीति की कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए। न जाने कौन उनका सलाहकार है जिसने उन्हें ये कहा कि आप वीर सावरकर पर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान दे दीजिए और उनका ये दस्तावेज सार्वजनिक कर दीजिए। अब वीर सावरकर के पोते रणजीत सावरकर ने आज राहुल गांधी के इस बयान के बाद पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने सावरकर का अपमान किया है और उनसे जुड़ी घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर भ्रमित करने के लिए गलत तरीके से पेश किया है और इसके लिए राहुल गांधी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। जी, ये बयान को कोई भी आधार नहीं है। हम बार बार इसका खंडन कर चुके हैं। सावरकर जी ने जो भी एप्लीकेशन की है, दे वर द एप्लीकेशन फॉर द जनरल एमनेस्टी, मतलब जो राजबंदी सभी है उनके लिए उन्होंने कहते हैं। और सावरकर की एप्लीकेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी उसी पद्धति से की थी। आप ये देख सकते हैं इधर सब्जेक्ट में वीडी सावरकर एप्लीकेशन फॉर द रिलीज ऑफ ऑल द पॉलिटिकल, फॉर द एमनेस्टी टू ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ये वो भी ट्वीट करते थे। ब्रिटिशों ने कभी नहीं कहा कि सावरकर ने माफी मांगी। उनके आज जो भी एप्लीकेशन अवेलेबल है उसमें वो लिखते हैं आप मुझे मत छोड़ो, सभी को छोड़ो, और कहीं पे भी माफी नहीं है। तो कहीं एक लाइन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा के ये जो बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं। तो इसके लिए आज जरूरी है कि एफआईआर, मैं आग्रह करूंगा पुलिस से एफआईआर दाखिल करो और राहुल गांधी को अरेस्ट करो। हर देश के अपने आदर्श पुरुष और महापुरुष होते हैं और वहां के लोग इन महापुरुषों में अपनी आस्था रखते हैं, इन्हें लेकर विवाद और राजनीति नहीं करते। लेकिन हमारे देश में महापुरुषों को लेकर विवाद भी होते हैं और उन्हें लेकर भ्रम भी पैदा किए जाते हैं। आज हम राहुल गांधी को वीर सावरकर के बारे में कुछ जरूरी बातें बताना चाहते हैं। जैसे राहुल गांधी को शायद हो सकता है पता नहीं होगा कि वीर सावरकर को पहली बार वर्ष 1909 में लंदन से गिरफ्तार किया गया था और उन पर महाराष्ट्र के नासिक में ब्रिटिश जिला कलेक्टर AMT जैक्सन की हत्या की साजिश रचने का आरोप था। उन पर यह भी आरोप था कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह भड़काकर युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की। यानी इससे तो यह साबित होता है कि अंग्रेजी सरकार उस समय उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी और वो भारत के लोगों के लिए सबसे बड़े क्रांतिकारी थे। लंदन से गिरफ्तारी के बाद सावरकर को वर्ष 1911 में अंडमान की सेलुलर जेल में बंद कर दिया गया, जिसे तब काला पानी की जेल या काला पानी की सजा कहा जाता था। इस सजा के दौरान वीर सावरकर को भयानक यातनाएं दी गईं।
जिसका जिक्र उन्होंने अपने भाई को लिखी कई चिट्ठियों में किया है। वीर सावरकर ने लगभग 15 वर्षों तक, यह आपके लिए नोट करने वाली बात है, वीर सावरकर ने 15 वर्ष तक काला पानी की सजा काटी। लेकिन पंडित नेहरू को उनके जीवन काल में कभी भी ऐसी कोई मुश्किल सजा नहीं हुई, न ही उन्हें कभी भी जीवन में कोई यातनाएं झेलनी पड़ी। आज हम आपको वो दस्तावेज दिखा रहे हैं जिसमें पंडित नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उन्हें जेल से बाहर निकाला था। यह घटना वर्ष 1929 की है, जब पंडित नेहरू समेत कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को पंजाब में अंग्रेजों के सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए गिरफ्तार किया गया। उस समय नेहरू को पंजाब की नाभा सेंट्रल जेल में रखा गया था और इसके बाद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की जानकारी एक चिट्ठी के जरिए अपने पिता मोतीलाल नेहरू को दी। लेकिन इसके बाद मोतीलाल नेहरू ने भारत के तत्कालीन वाइस रॉय को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि नेहरू को झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। बड़ी बात यह है कि इस मामले में तब नेहरू पर अदालत में मुकदमा चला और उन्हें 2 साल से ज्यादा की सजा भी हुई। लेकिन इस सजा के ऐलान के तुरंत बाद ब्रिटिश हुकूमत ने एक आदेश जारी किया, जिसके बाद नेहरू और उनके 2 साथियों को जेल से रिहा कर दिया गया। नेहरू अपनी आत्मकथा में खुद ये लिखते हैं कि हम 3 लोग तो रिहा हो गए, लेकिन हमारा एक चौथा साथी शायद इसलिए रिहा नहीं हो पाया क्योंकि उसके पास प्रभावशाली लोगों के कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, उसके संबंध प्रभावशाली लोगों से नहीं थे। और ऐसा उन्होंने खुद लिखा है और वो कह रहे हैं कि क्योंकि जो चौथा व्यक्ति था वो the 3 of us were discharged in this suspended way, but I could never find out what had happened to the 4th member of the conspiracy, the Sikh who had been tagged on us to us for the second trial. Very likely he was not discharged. He had no powerful friends or public interest to help him. ऐसा वो खुद कह रहे हैं। आजादी से पहले पंडित नेहरू को 9 बार जेल की सजा हुई, लेकिन उन्हें हर बार ऐसी जेलों और किलों में रखा जाता था जहां उन्हें किताब पढ़ने से लेकर बागवानी करने तक की तमाम सुविधाएं मिलती थीं, अखबार उन तक पहुंचते थे, किताबें पहुंचती थीं। जबकि वीर सावरकर ने 15 वर्षों तक काला पानी की सजा काटी और ये किसी भी क्रांतिकारी को मिली सबसे भयानक सजा मानी जाती थी। राहुल गांधी की दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्वयं 20 मई 1980 को अपनी एक चिट्ठी में वीर सावरकर को देश का सच्चा पुत्र बताया था। लेकिन आज राहुल गांधी सावरकर को कायर बता रहे हैं और यह चिट्ठी भी आपकी स्क्रीन पर है जिसमें इंदिरा गांधी ने लिखा हुआ है बाकायदा कि वीर सावरकर का जो योगदान है वो हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम में एक बड़ा योगदान माना जाएगा। 1970 में जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी तब उन्होंने वीर सावरकर की जयंती पर एक विशेष डाक टिकट भी जारी की थी और ये डाक टिकट भी आज आप देख सकते हैं। अब सोचिए, इंदिरा गांधी की दादी सावरकर पर डाक टिकट जारी करती हैं और राहुल गांधी की दादी, और राहुल गांधी अपनी दादी के इस कदम के बाद अब सावरकर को कायर बताते हैं। आज हम आपको यह बताएंगे कि आपके ईयरफोन और हेडफोन आपके कान पर बंधे एक बॉम्ब की तरह है। एक नई स्टडी के मुताबिक पूरी दुनिया में हेडफोन, ईयरफोन्स और दूसरे उपकरणों के जरिए ऊंची आवाज में संगीत सुनने वाले 100 करोड़ से ज्यादा युवा अपनी सुनने की क्षमता बहुत जल्द खो सकते हैं और हो सकता है कि इन 100 करोड़ लोगों में आप भी शामिल हो। हमारे देश में वायु प्रदूषण की तो बहुत बात होती है, लेकिन ध्वनि का जो प्रदूषण आपके कानों पर हर समय नया विस्फोट करता रहता है उसकी कोई बात नहीं करता। सच ये है कि आज आपके आसपास इतना शोर है कि इससे न सिर्फ लोगों के सुनने की क्षमता कम हो रही है बल्कि ये शोर आपके हृदय को भी बीमार बना रहा है। आज अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में हेडफोन लगाकर तेज आवाज में संगीत सुनने का एक फैशन बन गया है और लोग सफर के दौरान, जिम में वर्कआउट करते समय या गाड़ी चलाते समय तेज आवाज में म्यूजिक सुनते हैं और इस दौरान कानों पर जो अत्याचार होता है वो किसी हिंसा से कम नहीं। और इस नई स्टडी में यही बताया गया है। यह स्टडी दुनिया के सबसे पुराने मेडिकल जर्नल्स में से एक बीएमजे ग्लोबल हेल्थ ने की है,
जिसमें अलग अलग भाषाओं और देशों में प्रकाशित होने वाले कुल 33 स्टडीज का डेटा है। और बड़ी बात यह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खुद भी इस स्टडी पर काम किया है। इसमें 5 बड़ी बातें बताई गई हैं। पहली बात, पूरी दुनिया में 12 से 34 साल के 24% युवा ऐसे हैं जो हेडफोन, ईयरफोन्स और ईयरबड्स का इस्तेमाल करते समय इतनी तेज आवाज में म्यूजिक सुनते हैं कि उनके सुनने की क्षमता लगातार हर दिन कम हो रही है। दूसरी बात, इसी आयु वर्ग के 48% युवा ऐसे हैं जो क्लब्स और बार्स में या नाइट क्लब्स में या फिर दूसरे कॉन्सर्ट्स में जाते हैं और वहां इतनी तेज आवाज में म्यूजिक सुनते हैं कि उनके कानों में जाने वाला यह शोर उन्हें तेजी से बीमार करने लगता है। तीसरी बात, तेज आवाज में म्यूजिक सुनने की इस आदत की वजह से आज दुनिया के 100 करोड़ युवा अपने सुनने की क्षमता खो सकते हैं, यानी उनके सुनने की क्षमता जा सकती है। चौथी बात, पूरी दुनिया में 18 साल से कम उम्र के 27% बच्चे ज्यादातर समय अपने कानों में हेडफोन या दूसरे उपकरण लगाकर रखते हैं और इन बच्चों की अभी से सुनने की क्षमता काफी हद तक प्रभावित हो चुकी है। और पांचवी बात यह है कि दुनिया की कुल आबादी में अभी 5% लोग यानी 43 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सुन नहीं सकते, लेकिन 2050 तक यह आंकड़ा 70 करोड़ तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा कई करोड़ ऐसे भी होंगे जिनके सुनने की क्षमता आधी से भी ज्यादा कम हो चुकी है। आप भी अपने ऊपर यह टेस्ट करके देख सकते हैं। आपको ऐसा जरूर एहसास होगा कि आज से कुछ वर्ष पहले तक आपको आवाज ठीक से आया करती थी, आपके कान बेहतर तरीके से काम कर रहे थे और धीरे 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 हाल के कुछ वर्षों में आपके सुनने की क्षमता अब कम हुई है। अब आपको बार बार ये कहने की इच्छा होती है सामने वाले व्यक्ति से कि वो दोबारा अपनी बात को दोहराए, क्योंकि आप ठीक से सुन नहीं पा रहे। यानी इस हिसाब से देखें तो आज दुनिया भर के लोग अपने कानों पर अपने आप से ही हिंसा कर रहे हैं। और ये ठीक वैसा ही है जैसे लोगों ने अपने कानों पर हेडफोन नहीं बल्कि खुद से ही कोई बॉम्ब फिट कर दिया हो। और इस मामले में हमारे देश के लोग पीछे नहीं हैं। आज चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी हेडफोन इंडस्ट्री भारत में है। मौजूदा समय में हेडफोन इंडस्ट्री जो है वो 90,000 करोड़ रुपए की है, जो अगले 5 वर्षों में 1.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। इसके अलावा आज हमारे देश के शहरों में लगभग हर घर में कम से कम एक हेडफोन, ईयरफोन और एक स्पीकर जरूर होता है। यानी ये जो सारे उपकरण हैं ये लोगों की अब मूलभूत जरूरत बन चुके हैं। एक सर्वे में पता चला कि कॉलेज जाने वाले 18% छात्र घर से निकलने से पहले ये जरूर चेक करते हैं कि उन्होंने अपना हेडफोन अपने बैग में रखा या नहीं। यानी ये तमाम छात्र किताबों से ज्यादा अपने हेडफोन्स का ध्यान रखते हैं। एक और रिसर्च ये कहती है कि भारत में सड़कों और फुटपाथ पर चलने वाले 36% लोग अक्सर अपने कानों पर हेडफोन्स या ईयरफोन लगाकर रखते हैं, जिससे अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि ये ईयरफोन लगाकर चलते हैं, पीछे से गाड़ियां आती हैं और वो हॉर्न बजाती हैं और इन्हें सुनता नहीं। नोट करने वाली बात यह है कि हम जो कुछ भी सुनते हैं विज्ञान की दुनिया में उसे डेसिबल स्केल पर नापा जाता है। जैसे आप किसी के कान में जब कोई बात कहते हैं धीरे से, तो वो आवाज 30 डेसिबल के आसपास होती है। WHO के मुताबिक अगर कोई 70 डेसिबल से ज्यादा स्तर की आवाज हो तो यह खतरनाक होती है। जैसे गाड़ी में सफर करते समय आप तेज आवाज में म्यूजिक सुनते हैं तो उसका शोर 90 डेसिबल से ज्यादा होता है, जबकि हेडफोन पर तेज आवाज में संगीत सुनते वक्त जो शोर निकलता है उसका स्तर 90 से 110 डेसिबल तक होता है। और यह शोर इतना ज्यादा है कि इसका आपके हृदय पर बुरा असर पड़ता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट कहती है कि 80 डेसिबल से ज्यादा की आवाज न सिर्फ कानों को नुकसान पहुंचाती है बल्कि इसका पूरे शरीर पर भी बुरा असर पड़ता है। ज्यादा ऊंची आवाज में गाने सुनने से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ता है और इससे चिड़चिड़ापन और तनाव भी बढ़ता है। हमारे देश में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो म्यूजिक अपना तनाव कम करने के लिए सुनते हैं, लेकिन अगर आप तेज आवाज में म्यूजिक सुनते हैं तो उससे तनाव कम नहीं ज्यादा होता है। इसके अलावा शोर आपकी काम करने की क्षमता को भी प्रभावित करता है और इससे किसी व्यक्ति को उसकी पूरी पर्सनैलिटी में एक नकारात्मक बदलाव आ सकता है। WHO के मुताबिक ध्वनि प्रदूषण के कारण भारत में करीब 6 करोड़ 30 लाख लोगों की सुनने की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हो चुकी है। स्टडीज में देखा गया है कि अगर आधे घंटे से ज्यादा आप बहुत लाउड साउंड में रोज सुन रहे हैं तो हियरिंग लॉस हो जाएगा। और शुरू में जब आप सुनते हैं तो फिर जब अगर मान लीजिए कि कोई इंडस्ट्रियल वर्कर है जो दोपहर में मंडे से फ्राइडे सैटरडे तक काम करता है
तो सैटरडे को जब वो उसकी टेस्ट करी है तो उसकी हियरिंग ज़्यादा खराब होती है, मंडे तक थोड़ा इम्प्रूव हो जाती है जब वो नहीं एक्सपोज होता है। मैंने बहुत क्लियर कट, ये बहुत सफा पता चलता है कि आवाज़ की वजह से ही है। जो हमारे कान की जो टिम्पेनिंग मेंबर जो देख रहे हैं, कान के 3 हिस्से होते हैं। एक एक्सटर्नल ईयर होता है जिसके अंदर साउंड यहाँ से ट्रेवल करती है, यहाँ पे मिडिल ईयर का एक पार्ट होता है, उसको जो सेपरेट करता है वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। जो कान की झिल्ली होती है उसमें साउंड टकराती है। उसके बाद यहाँ पे 3 मिडिल ईयर में 3 चीजें होती है, मैलियस, इंकस और स्टेपिज। तो अगर यहाँ पे तेज साउंड है तो हमारी जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है ये डैमेज हो सकती है। जो हमारा मैलियस, इंकस, स्टेपिज जो 3 बोन्स है छोटी बहुत सारी जिनसे साउंड ट्रेवल करके इंटरनल ईयर में जाती है, वो डैमेज हो सकती है। आपने देखा होगा जब लोगों की नजर कमजोर होती है तो वो चश्मा लगा लेते हैं, लेकिन कभी आपने कानों के बारे में सोचा है या कानों का कोई टेस्ट कराया है? आपको जब ठीक से दिखाई नहीं देता, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने आंखों का टेस्ट कराते हैं और फिर चश्मा पहन लेते हैं। लेकिन कानों का टेस्ट आपने कब कराया था और आप कैसे ये जानते हैं कि आपके कान वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे कुछ वर्ष पहले तक करते थे? ध्वनि प्रदूषण और सार्वजनिक स्थानों पर हेडफोन्स के इस्तेमाल को लेकर हमारे देश में कई तरह के कानून और दिशा निर्देश मौजूद हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर, अपने कॉलेज में या किसी दूसरी जगह पर हेडफोन्स इस्तेमाल करके तेज आवाज में म्यूजिक सुनता है तो इसे रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। यानी जो चीज अभी आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करती है, अब उसे लेकर कानून बनाने की आवश्यकता आ गई है और इस पर ऐसे डिवाइसेस बनाने वाली कंपनियों की भी अब जिम्मेदारी बनती है कि वो कदम उठाएं। तो अब हम तो ये कहेंगे कि जो तमाम कंपनियां इस तरह के डिवाइसेस बना रही हैं, जैसे हेडफोन है, ईयरफोन है, अब उन्हें भी एक ऐसा स्तर निश्चित कर देना चाहिए कि अगर उस स्तर के ऊपर आप उस पर संगीत सुनते हैं या आवाज सुनते हैं तो वो अपने आप आपको ये सूचित करे, आपको एक चेतावनी आ जाए कि आप इससे ज्यादा आवाज में इस संगीत को या इस कंटेंट को मत सुनिए। बिना कोशिश के आप सिर्फ नीचे गिर सकते हैं, ऊपर कभी नहीं उठ सकते। यही गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का भी नियम है और यही नियम जीवन का भी है। इसलिए कोशिश करते रहिए।